नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। दुनिया में आज ऐसा माहौल है कि जब भी किसी की आंख खुलती है सुबह तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि कोविड को लेकर कोई ऐसी अच्छी खबर आ जाए कि जल्दी से ये पता चले कि इस बीमारी से, इस महामारी से हम सबका पिंड जल्दी छूटने वाला है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से, यानी नवंबर के आखिर से अगर देखें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सारी दुनिया में बहुत चिंता रही। भारत में भी जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने शुरू हुए, उससे चिंता होना तो स्वाभाविक था ही, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि लोगों में कुछ लापरवाही भी इस बात को लेकर थी, क्योंकि उससे पहले कोविड के मामले लगातार गिर रहे थे। हमारे व्यवहार में बहुत बदलाव की जरूरत है और बदलाव हुआ भी है, लेकिन जितना हमने किया है हमें उसमें कोई ढिलाई बरतने की अब जरूरत नहीं है। काफी कुछ करना है। साहिर की कुछ पंक्तियां हैं और वो हम आपसे बांटना चाहेंगे। साहिर लुधियानवी ने लिखा है, ये राह कहां से है, ये राह कहां तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। अभी हालात को देखते हुए, यानी कोविड के हालात को देखते हुए बहुत पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आगे रास्ता कैसा है। लड़ाई अभी जारी है और वेरिएंट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, खतरनाक होंगे, नहीं होंगे, इस पर बहुत पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जा सकता है और हमें क्या करना है और क्या समझना है, ये बताने के लिए एक बहुत ही खास पैनल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत करते हैं हम डॉक्टर वी.के. पॉल, सदस्य नीति आयोग स्वास्थ्य, और साथ ही आप चेयर हैं नेकवैक और आप कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर पॉल। हमारे साथ हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बहुत स्वागत डॉक्टर गुलेरिया आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोहर अगनानी, आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। डॉक्टर पॉल, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और इस वक्त जो कोविड की अगर हालत को हम समझना चाहें, खासतौर पे ओमिक्रॉन की वजह से जो मामले में उछाल आया था, क्या इस समय आप राहत की सांस ले रहे हैं? ओमिक्रॉन नवंबर के महीने से एक कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ, देश में शुरू हुआ या दो देशों में एक के बाद एक आया और बहुत तेज़ी से ये फैला और इसने लगभग सारे ही विश्व को अपनी चपेट में लिया। भारत भी अछूता नहीं रह सका। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल ये इसका ट्रेंड ऐसा है कि रुक रहा है। यूरोप में एग्जाम्पल लें तो मोस्टली अब नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन आ गया है। कुछ जगहों पे लगभग ख़त्म ही हो गया। अफ्रीका में बहुत ही नीचे आ गया है। अगर भारत की हम सिचुएशन लें तो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े। दिसंबर के एंड से क्रिसमस के बाद बढ़ने शुरू हुए और जो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस रिकॉर्ड किए वो किए थे 21 जनवरी को और एक्टिव केसेस 25 जनवरी को। तो नए केसेस 21 जनवरी को, उस दिन हमने 3,47,000 केस देखे। कल की अगर हम बात करें तो ये केसेस अब गिर के 50,000 पे आ गए। वो 3,47,000 और 50, और पिछले 10 दिन से 8 दिन से कंसिस्टेंटली धीरे धीरे नंबर ऑफ़ केसेस कम आए। और सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपने शहर में, अपने प्रदेश में, कि एक बौछार की तरह आया जनवरी के महीने में। सब जगह पे इसका प्रभाव रहा, लेकिन यस कि अब थम रहा है, ये भी पक्की बात है। लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। ओवरऑल माने तो 5% से नीचे हमारी पॉजिटिविटी आ गई, लेकिन पूरी स्टोरी को समझने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि अभी भी कई जगह पे हमें कंसर्न है, वरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ जी। अगर हम चित्तौड़गढ़ ज़िला लें, 31% पॉजिटिविटी कल की रिकॉर्ड हुई है। 3 को आप ढूंढिए और उनमें से 1 पॉजिटिव आ रहा है। हनुमानगढ़ 43% पॉजिटिविटी और 3,000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं। और हमारा जो इस स्टेज पे भी जो प्रभाव है वो साउथ में अभी भी सिग्निफिकेंट है। केरल में वीकली केसेस को देखें, एक्टिव केसेस को देखें जी, तो लगभग देश के जो 1/3 केसेस केरल में हैं। महाराष्ट्र में 11% केस हैं देश भर के, और तमिलनाडु में 9%। 56,000 केसेस तमिलनाडु में। तो ओवरऑल पिक्चर में यस स्टेबलाइजेशन है, गिरावट है, कंसिस्टेंट गिरावट है, लेकिन
प्रदेशों में और ज़िलों में समस्या का अभी भी हो रहा है। 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी, जिसको कि हम एक रेड सिग्नल मानते हैं, अभी भी 123 ज़िलों में, देश के 123 ज़िलों में। तो एक मिक्स्ड पिक्चर कहना चाहिए। ऑप्टिमिज़म दिखाई देता है, स्टेबलाइजेशन दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एट द सेम टाइम कई जगहों पे अभी भी सिचुएशन जो है वो केसेस के तौर पे देखें या पॉजिटिविटी के रूप में देखें या जो और उसकी कॉम्प्लिकेशन है उस तरह से देखें, तो अभी भी हमारे लिए कॉज फॉर कंसर्न है। बहुत कॉशियसली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे चलेंगे। स्कूल खोलने का वक्त आ गया है लगभग सारे ही देश में, लेकिन इसका एग्जाम्पल है कि क्यों किस नॉर्मलसी की तरफ एक चिन्हित करते हैं, तो स्कूलों का खुलना एक नॉर्मलसी को दिखाता है, वो वक्त आ गया है। लेकिन अभी भी हमारी जो केयरफुलनेस है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। जी डॉक्टर गुलेरिया, जो बात डॉक्टर पॉल ने कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादातर अगर हम तस्वीर की तरफ जब हम देखते हैं, देश बहुत बड़ा है और कुल मामले कम हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। तो क्या अब जो हमारा अनुभव है दिसंबर से अब तक का, बाकी सब जगह भी फिर ऐसा ही होगा कि एकदम सर्ज आएगा और फिर ये नीचे जाएगा? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और हमने ये पिछले वेव्स में भी देखा जी कि जो पैंडेमिक हमारे देश में है वो कई एरियाज़ में पहले आता है और केसेस फिर जाके कम होते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ या इलाका है जहाँ पे वो बाद में आता है और केसेस बाद में कम होते हैं। तो जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा कि ओवरऑल पिक्चर ये दिखाती है कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें या एरिया वाइज देखें, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी केसेस ज़्यादा हैं और इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो पैंडेमिक है इसमें एक चीज़ है कि ओमिक्रॉन क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, ये ग्लोबल पिक्चर भी ऐसी है और इंडिया में भी है, तो राइज भी शार्प है और फॉल भी उसके साथ साथ शार्प होगा। तो जहाँ पे अभी भी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो आस्ता आस्ता कम होने लगेंगे। और पूरे देश की अगर हम पिक्चर देखें तो जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा कि केसेस स्टेडीली डिक्लाइन कर रहे हैं, इसलिए ये देश पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो बेहतर है। लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अनप्रडिक्टेबल वायरस है, किस तरह से बिहेव करेगा ये कहना मुश्किल है। हमने पहले भी देखा कि डेल्टा वेव के बाद एक टाइम आया था जब बहुत कम केसेस हो गए थे, फिर ओमिक्रॉन के कारण एकदम केसेस बढ़े। तो अभी ये वायरस जो है इवॉल्व कर रहा है और इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, और अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अभी हटाने वाला के लिए समय नहीं आया है। डॉक्टर मनोहर अगनानी, जैसे ही पता चला था ओमिक्रॉन के बारे में, तो दुनिया भर में, जिसमें WHO भी शामिल है, सब ने इस बात को लेकर चिंता ये जाहिर की थी कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कंटेजियस है, ये तमाम बातें, और उसके बाद हम सब की भी चिंता स्वाभाविक थी। तब से अब तक आज जब हम बात कर रहे हैं, आप हालात को किस तरह से देखते हैं? मैं तो आशावादी आदमी हूँ, तो मुझे हालात जैसा डॉक्टर पॉल साहब ने, गुलेरिया साहब ने कहा कि आशावाद की तरफ ही ले जा रहे हैं। जो WHO ने या सभी संगठनों ने ये कहा था वो भी एक सही बात थी। ओमिक्रॉन के बारे में जो शुरुआती संकेत थे वो ये कह रहे थे कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और हमें एक जनसंख्या जो हमारी है उसको देखते हुए हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात थी। हमें सतर्क रहना था। हमारा पूरा ध्यान इस बात पे था कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उस पर प्रेशर इतना ना हो जाए कि हम हालात को संभाल नहीं पाएँ। और जो हमारे देश में रणनीति अपनाई गई वो बहुत ही नियोजित थी, बहुत ही प्रासंगिक थी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने भी उसके अनुरूप व्यवहार किया। और आज स्थिति ये है कि हम इसका जो है डिक्लाइन देख रहे हैं, इसको गिरते हुए देख रहे हैं, और इसका ज़्यादा श्रेय जो है रणनीति के साथ साथ लोगों के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मैं देना चाहूँगा। लेकिन जैसा पहले कहा कि हमें अपना गार्ड कम नहीं करना है, हमें इसे जीवन शैली का अंग बनाना है, हमें इसे जीवन पद्धति का अंग बनाना है। हमारा ये नियमित व्यवहार हो जाए, हम ऐसा ही अपेक्षा सभी से करना चाहते हैं, ऐसा निवेदन करना चाहते हैं, ताकि ये कोई भी स्वरूप ले, कैसा भी इसका म्यूटेशन हो, कैसी भी इसकी आक्रामकता हो, हम उसकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार रहें। यही हमारी रणनीति का सजग हिस्सा होना चाहिए, यही हमारी जीवन शैली होनी चाहिए,
यही हमारा व्यवहार होना चाहिए। डॉक्टर पॉल, हमें याद है जब ये ओमिक्रॉन को लेकर आपने बहुत स्पेसिफिकली एक बात कही थी। आपने साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए आपने जब एब्सोल्यूट नंबर्स की बात की थी, आपने एक तस्वीर सामने रखी थी कि अगर ऐसा हो तो ये स्थिति भी पैदा हो सकती है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि उस स्थिति के लिए जो हमारी तैयारी, अगर हम तैयारी के स्तर पर बात करें, जो डॉक्टर अगनानी अभी कह रहे थे कि रणनीतिक स्तर पर जो चीज़ें की गई वो क्या तैयारियां थी, थोड़ा सा हमसे साझा कीजिए, और उसमें से कितने की हमें ज़रूरत पड़ी, और जो स्थिति हमारे सामने है, जाहिर सी बात है कि ओमिक्रॉन में बहुत हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन हमें उन तैयारियों का क्या लाभ मिला? हम अब इस फेज़ में जब आए तो हमारे पास पिछला एक्सपीरियंस हमारे काम आया, पिछली तैयारी काम आई, बाकी देशों में जो हो रहा था वो हमें पता था, सामने दिखाई दे रहा था। ओमिक्रॉन मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम में पूरी तरह से दिखा, साउथ अफ्रीका में दिखा, तो ये इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जो पुरानी इतने एफर्ट चले हुए थे राज्यों के, ज़िलों के ऊपर, यूनियन गवर्नमेंट के, वो सारे हमें सशक्त करते थे, और उस तैयारी में बहुत ही इंटेंस तरीके से सारी टीम्स लगी हुई थी, और यूनियन गवर्नमेंट लीड करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लीड करते थे। तो उसका एग्जांपल देते हैं कि प्रावधान किया गया कि 18 लाख आइसोलेशन बेड डेडिकेट कर दिए गए सारे देश में, 18 लाख, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड को तैयार किया गया स्पेसिफिकली इसके लिए। फिर पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए इसी में से रख लिया गया प्रोपोर्शन। आईसीयू बेड की बात करें तो शुरुआत में तो 11-12 हज़ार की बात थी जब शुरू में थे, अब कम से कम 1,46,000 आईसीयू बेड्स डेडिकेट हुए, और इसके अलावा भी है जो प्राइवेट सेक्टर में हम कुछ काउंट कई बार नहीं कर पाते। तो ये एक उदाहरण है, लेकिन ये एक हिस्सा है जी। पीएसए प्लांट्स कि भाई ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ाई गई, उसकी आगे कहाँ तक लेके जाना है उसकी व्यवस्था को ठीक किया गया। लेकिन उसके साथ साथ पीएसए प्लांट्स लगभग 3,900 के ऊपर पीएसए प्लांट्स का प्रावधान किया गया, जिसमें कि लगभग सारे ही एक्सेप्ट आई थिंक 130 या वो अभी कमीशन नहीं हुए, हो गए 3700 से ज़्यादा अच्छी तरह से कमीशन हो गए। दवाइयाँ इतना अच्छी तरह से उसकी प्लानिंग की गई कि कोई भी दवाई हमें, चाहे वो पैरासीटामोल है, चाहे वो रेमडेसिविर है या टोसिलोजुमैब है, उसमें कोई कमी ना हो। और ये तैयारी जो आपको शुरू वाला सवाल था वो इतने साइज़ के लिए की गई थी कि हमें वहाँ से हम बहुत ही नीचे रहे, ये खुशकिस्मती है जी, लेकिन तैयारी में पूरी तरह से बफर था। और इसीलिए आपने देखा है कि इस बारी किसी भी ज़िले से, किसी भी शहर से इन चीज़ों के लिए कोई कंसर्न नहीं था। तो ये देश ने मिलके ये जो काम किया है, ये ठीक है, ओमिक्रॉन माइल्ड है लेकिन नंबर एकदम से बड़े थे जैसे आपने देखा होगा, तो प्रेशर तो पड़ता है कि ज़्यादा नंबर हो लेकिन स्प्रेड हो तो प्रेशर थोड़ी पड़ेगा सिस्टम पे। जब एकदम से ज़्यादा आ जाएंगे तो प्रेशर पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी चाहे ही ज़्यादा हो लेकिन उसकी सेवेरिटी जो ऐसी थी कि हमारे डेथ्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, 500 600 के करीब डेथ्स मैक्सिमम पर डे रिपोर्ट हुए हैं। तो कुल मिला के शुक्र भी करना चाहिए, और जो देश ने मेहनत करके ये सारा संजोया और उसको लागू किया, और उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल पैकेजेस वगैरह मिले उनको इस्तेमाल किया गया जी। सारी इंडिया ने जो तैयारी करी, वेरी वेरी लॉडेबल जी। डॉक्टर गुलेरिया, ओमिक्रॉन के बारे में जब शुरू में कुछ लोगों ने जब ये कहा कि ये माइल्डर है, लाइटर है, तो तुरंत कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये हल्का लग रहा है लेकिन इसको हल्के में न लें। लेकिन अब जाकर क्या लगता है, और अस्पतालों में जो एडमिशन्स वगैरह को लेकर अगर हम तस्वीर समझने की कोशिश करें, इन दोनों पर मैं चाहूँगा आपके क्या विचार हैं? तो जब ओमिक्रॉन के केसेस शुरू हुए तो साउथ अफ्रीका से यही खबर आ रही थी कि ज़्यादा एडमिशन्स नहीं हो रहे जी, और ज़्यादातर लोगों को माइल्ड इलनेस हो रही, लेकिन तब हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब हमें अपने देश की भी और ग्लोबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये क्लियर पिक्चर आ रही है कि जो वायरस में म्यूटेशन हुए हैं
उसके कारण जो वायरस है वो जुकाम जैसे गले में ही रहता है, नाक में गले में रहता है, और जुकाम नज़ला बुखार उस टाइप के लक्षण ज़्यादा रहते हैं। जो डेल्टा वेरिएंट था वो हमारे फेफड़े में भी जा रहा था, जो वायरल निमोनिया है वो कर रहा था, और उसके कारण ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ रही थी, लोगों को सांस की तकलीफ हो रही थी, और उस वेव में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। ये लकीली एक अच्छी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी कि ओमिक्रॉन जो था वो नॉर्मली लंग्स में नहीं जा रहा था। तो हमने ये देखा कि इस जो ये वेव है, अनलाइक जो प्रीवियस वेव्स थी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो वेव्स वायरल निमोनिया के कारण ज़्यादा एडमिशन कर रही थी, इस वेव में हमने ये देखा कि ज़्यादा एडमिशन जो थी वो कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण हो रही थी। इसका ये मतलब कि वायरस जो है आप फेफड़े में नहीं जा रहा था, लेकिन क्योंकि वो बुखार हो रहा था पेशेंट्स में, ज़ुकाम नज़ला, तो एक वायरल निमोनिया वायरल इन्फेक्शन के कारण लोगों की जो अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी थी, मान लो डायबिटीज़ है या सांस की तकलीफ है जी, उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो थी वो ख़राब होने से एडमिशन उसके कारण हो रही थी कि आपको ओमिक्रॉन हुआ लेकिन शुगर ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिशन की ज़रूरत पड़ी। फेफड़े में ब्रोंकाइटिस है तो सांस की तकलीफ ज़्यादा होगी, नेबुलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा होगी। किडनी की प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन हुआ तो उसके कारण डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, उस टाइप की ज़्यादा एडमिशन्स हुई। जो हम पहले क्लासिकल सीटीज़ देखते थे, एक्सरेज देखते थे और ऑक्सीजन वाली रिक्वायरमेंट देखते थे, वो इतनी ज़्यादा इस दफ़ा नहीं देखी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी हमने ज़्यादा सीवियर वायरल निमोनियाज देखे उसमें अगर हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई तो ज़्यादातर वो डेल्टा इन्फेक्शन के कारण थे, ओमिक्रॉन के कारण नहीं थे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि इस दफ़ा हम काफ़ी, ये मैं तो कहूँगा लकी रहे कि वायरस जो था वो माइल्डर फॉर्म में आया और उस हिसाब से हमको इम्यूनिटी भी काफ़ी लोगों को मिली इन्फेक्शन के कारण। लेकिन इसके साथ ये भी समझना चाहिए कि वायरस का बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे अगर कोई वेरिएंट आएगा तो वो इसी टाइप का होगा। इसलिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, पूरी तरह से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने एक, जो जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा कि एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट था कि हमारी तैयारी पूरी थी कि अगर कोई डेल्टा जैसा भी नया वेरिएंट आता है तो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे आईसीयू बेड्स की बात हो, इस दफ़ा हमें कोई इस प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी बात हम आपसे यहाँ और समझना चाहेंगे, वो ये कि अभी तक जो भी मामले आए ये सब का सब ये ओमिक्रॉन से ही सारा ड्रिवन था या इसमें शुरू में डेल्टा भी था काफ़ी? ये ज़रा स्थिति क्या अगर हम अपने देश का भी देखें तो डेल्टा ख़त्म नहीं हुआ था अभी। हमारे ऐसा नहीं था, जब ओमिक्रॉन की वेव शुरू हुई तो ये तो नहीं था कि हमारे केसेस ज़ीरो हो गए थे, कुछ हद तक तो इन्फेक्शन चल ही रहा था। और कई जैसे साउथ के स्टेट्स हैं उसमें अभी भी तब भी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे दिसंबर में, और आस्ता आस्ता वहाँ पे जो डेल्टा वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन से रिप्लेस हो गया। हम ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति ऐसी है कि मेजॉरिटी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन ही है, वेरी फ्यू डेल्टा इज बीइंग सीन। तो लेकिन बीच में एक मिक्स पिक्चर भी थी, अच्छा, दिसंबर के एंड या जनवरी के बिगिनिंग में जी, क्योंकि कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पे अभी भी वायरस था और वो ड्रिवन बाय डेल्टा था। तो आने वाले दिनों में डेल्टा पूरी तरह से हट जाएगा, साफ हो जाएगा और सिर्फ ओमिक्रॉन रह जाएगा, जब तक कि कोई ग्लोबल पिक्चर भी इसी तरह से उभर के आ रही है कि मोस्टली अब ओमिक्रॉन इज बिकमिंग द डोमिनेंट वेरिएंट। डॉक्टर पॉल, तो बिल्कुल सही बात है कि ओमिक्रॉन इवेंचुअली बड़ी तेज़ी से डोमिनेंट हो गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इस परिप्रेक्ष्य में जी कहने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे जी, जब हम कहते हैं कि माइल्ड डिजीज़ हुई, डेथ्स कम हुई, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो खेल हो रहा है वायरस के बीच में और देश के बीच में, ह्यूमैनिटी के बीच में, उसमें जो अपनी इम्यूनिटी है, जो हमारी वैक्सीन से इम्यूनिटी आई, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अब जो आया ओमिक्रॉन हमारे देश में जब आया तो इतने बड़े समूह में, अडल्ट्स में, इतने लेवल पे, अब 225 करोड़ उस टाइम पे होंगे, अब 172 करोड़ तक के वैक्सीन लगे हुए हैं इस फेज़ में, इतने प्रोटेक्टेड पॉपुलेशन जो रही, तो इसका तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है कि माइल्ड डिजीज़ तक ही सीमित हुई और मोर्टेलिटी कम हुई। क्योंकि ये क्लियर है आज की साइंस में कि हमारे वैक्सीन सारे ही, चाहे mRNA वैक्सीन हो, चाहे हमारे अपने वैक्सीन्स हों, सबके सब सीरियस डिजीज़ और मोर्टेलिटी के ऊपर तो पूरी तरह से कंट्रोल कर देते हैं, लगभग होने ही नहीं देते। होने कोमॉर्बिडिटी हो तो हो जाती है सिचुएशन, लेकिन लगभग आप सेफ हो जाते हो।
और लेकिन इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं कर लेते, क्योंकि ये जो वैक्सीन बने थे वो ओरिजिनल वाले वैक्सीन वायरस के लिए बने थे। वायरस ने बदलाव किया, उसने एस्केप किया, फिर भी मोर्टेलिटी का कम होना, सिस्टम पे भार ना पड़ना, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने लिया, उसके साथ साथ जो वैक्सीन की शील्ड रही हमारे देश में, बाकी देशों से हम बहुत 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 परफेक्ट सिचुएशन में है वैक्सीन का, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लैक्स ऑफ डेथ्स, लैक्स ऑफ सीवियर डिजीज जो हैं वो हमारे इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने, वैक्सीनेशन के अपनाने से वो बच गई। डॉक्टर पॉल, मैं यही प्रश्न पूछना चाह रहा था और कमाल है कि आपने विषय उठाया। डॉक्टर अगनानी, यही बात हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोगों के मन में ये बात भी है कि जब डेल्टा के बाद आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेचुरल इन्फेक्शन जिसको हो गया, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी हुआ है इतना तेज़ी से, तो ये दोनों मिलकर दोनों से फ़ायदा हुआ, या एक चीज़, या सिर्फ वैक्सीनेशन से हमें ज़्यादा लाभ हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम देखता हूं, तो डॉक्टर पॉल साहब ने जैसा कहा कि विज्ञान तो ये कहता है कि दोनों से फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं वैक्सीनेशन की तरफ आपको लौटा ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में जो वैक्सीनेशन हुआ, हम 172 करोड़ लोगों को डोज लगा चुके। हमारी जो वयस्क आबादी 18 साल से ज़्यादा वाली, उसमें लगभग 80% ने अपना दोनों शेड्यूल लगवा लिए, 2 टीके लग गए उनको। 96% लोगों को पहला डोज लग गया। हम कोई भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम नए समूह के लिए शुरू करते हैं तो जो रिस्पांस मिलता है, अभी हमने 15 से 18 साल के लोगों का शुरू किया जी, तो उसमें भी उस आबादी ने 70% आबादी ने अपना पहला टीका लगवा लिया। कहने का मतलब ये है कि जो वैक्सीन के प्रति जो हमारे देश में समझ बनी है, जो उपलब्धता रही है, लगभग 48-45 लाख वैक्सीन अगर आप पिछले 13 महीने में देखें तो रोज़ हमने लगाए हैं। ऐसे कई दिन आए जब हमने 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए, एक दिन तो हम 2.5 करोड़ टीके तक पहुँचे। तो मेरा मतलब ये है कि वैक्सीनेशन ने जो प्रोटेक्शन दिया है वो तो ऐतिहासिक है, वो उसको भूलना नहीं चाहिए। भले वायरल एस्केप हुआ हो, जो कुछ लोगों को संक्रमण भी हुआ, लेकिन ये बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि जिन्होंने दोनों टीके लगाए तो उनको इन्फेक्शन भी कम हुआ, और यदि हुआ भी तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ। यदि वो अस्पताल में भर्ती भी हुए तो उनको सीरियस इन्फेक्शन कम हुआ, और यदि वो डेथ जो है वो सबसे कम हुई। तो ये जो वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट रहा है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन साथ ही साथ जो आपका मूल प्रश्न था कि अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसने भी प्रोटेक्शन दिया, ये बात सही है। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप, जिसमें ज़्यादा भागीदारी मैं कहूँगा वैक्सीनेशन की है, उसने रोल प्ले किया है। जी डॉक्टर पॉल, सारी दुनिया में एक बात को लेकर चिंता ये है कि वैक्सीनेशन अभी कई देशों से अभी काफ़ी दूर है। कई देश हैं इस दुनिया में जिसकी आबादी तक अभी पहुंच नहीं है टीकाकरण की। दूसरी तरफ जैसा आप सब कह रहे हैं, और विज्ञान के हिसाब से ये वायरस म्यूटेट करता रहेगा, तो अब सिचुएशन ये है, ये म्यूटेट कैसा करके अगर ये और ताकतवर बन जाता है, उधर दुनिया की अभी एक बड़ी आबादी जो अनवैक्सीनेटेड है, तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि आने वाले काफ़ी समय तक ये खतरा अभी टलेगा नहीं? ये वायरस आज से 2 साल पहले था ही नहीं इस प्लैनेट पे। ठीक है, हम सीख रहे हैं इसके बारे में, हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन ये कहें कि हमें इसके व्यवहार में, इसकी नेचर में, इसकी बायोलॉजी में पूरी तरह से समझ आ गई है, ऐसा आज हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए इसको हमें 2 तरह से इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। पहली बात यह है कि जिस पॉपुलेशन में, जिस देश में भी, जिस कॉन्टिनेंट में भी जहाँ भी वैक्सीन अभी नहीं लग पाए, जो भी हैं ह्यूमैनिटी का हिस्सा है, उनको वैक्सीन लगने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का योगदान होना चाहिए, ये काम पूरा होना चाहिए। उसमें लोकल कैपेसिटी भी चाहिए कि मिल रहा है वैक्सीन, अब तो है अवेलेबल, तो आप लगा पाइए। तो पहले ये जिम्मेवारी एक ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमैनिटी के लिए एक जिम्मेवारी है कि क्योंकि हम कोई भी तब तक सेफ नहीं है जब तक सब सेफ ना हो जाए। एब्सोल्युटली, वी आर नॉट सेफ टिल एवरीबडी इज सेफ। Till this virus has been eliminated and suppressed all over
इट इज़ नॉट सप्रेस्ड इन एवरी लोकेलिटी, इट्स नॉट, वो आएगा। देखिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा जी, नवंबर 9, 10, 11 को इसका नाम पहली बार आप सुन रहे हो, और शायद उसके बाद भी पहले पता चला कि एक वायरस आया, फिर एक नाम दिया गया है 4, 5, 10 दिन के बाद में, और सारे के सारे ही प्लैनेट के ऊपर आ गया, और हमारी वेव ऐसे गई फिर ऐसे आ भी गई, इतनी तेज़ी से हुआ, तो कहीं भी ये हो सकता है ये सब कुछ। तो पहली बात यह है कि हमें इस वायरस को सप्रेस करने के लिए जितने भी मेजर्स हैं हमारे पास वो रहने चाहिए। दैट ऑल्सो इंक्लूड वेयरिंग अ मास्क, बिकॉज देन द ट्रांसमिशन चेन ऑफ ट्रांसमिशन इज स्टॉप्ड व्हेन आई वेयर द मास्क, मेरे से आगे नहीं जाएगी। साथ ही साथ वैक्सीन स्टॉप्स द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। इसी तरह से जो और बिहेवियर उसकी बात हो चुकी है, तो इसके ऊपर कोई भी एफर्ट वैक्सीन की ऑप्टिमैलिटी के लिए और मेजर्स के लिए हमें विश्व के लिए भागीदारी सबकी है, इसकी ये जिम्मेवारी पहली। दूसरी बात जी, क्योंकि इसका अगला स्वरूप किसी को मालूम नहीं है, ये लेके चलो, इसी में ह्यूमैनिटी के लिए ही सेफ्टी है कि हम ये लेके चलें कि ये वायरस और भी स्वरूप बदल सकता है, और वो स्वरूप ऐसा भी हो सकता है जो जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं उससे भी ज़्यादा सीरियस हो। ये रूल आउट कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए एक वेरिएंट ऐसा है जो ओमिक्रॉन की तरह ट्रांसमिसिबल है या इससे भी ट्रांसमिसिबल है, साथ में सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ भी ज़्यादा बढ़ा के लाता है, जी, डेल्टा जैसी सिवेरिटी ले आए, क्या पता, क्योंकि जब ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो सीरियसनेस लेके भी पहुंच जाएगा, तो डेविस्टेशन हो सकती है। वी आर होपिंग इट विल नॉट हैपन, एब्सोल्युटली, बट नोबडी कैन रूल इट आउट। और जैसे विदित है आपको, जी। WHO ने भी ये वार्निंग दी है। जी हाँ, हाँ, ये भी नैरेटिव पक्का है और उसके पीछे भी साइंस स्ट्रांग है कि जैसे जैसे वायरस अब आगे आ रहा है वो थक भी रहा है, वो माइल्ड होता जा रहा है। ये भी एक सिनेरियो है कि और माइल्ड हो जाए, फ्लू जैसी इलनेस बन जाए, वी कैन लिव विद इट, ऐसा भी एक सिनेरियो इमर्ज होता है। लेकिन दूसरा जो सीरियस सिनेरियो है उसको हम साइंस की दृष्टि से रूल आउट नहीं कर सकते, ये भी हमें लेके चलना पड़ेगा। तो सभी की सूझबूझ ऐसी होनी चाहिए कि वो सिनेरियो के लिए भी साइंस तैयार हो, हम उस रास्ते पे बढ़ते जाएं, हमारी R&D अपने देश की, हमारे प्रोडक्ट, हमारे सोच वो रखें, बाकी भी करें, और साथ साथ जैसे जैसे हम सिचुएशन ठीक तरह दिखाई देती है प्लीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ भी आए, इकोनॉमिक सोशल लाइफ जो है उसको नॉर्मलाइज करें, लेकिन प्रिकॉशन के साथ, और ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन। और महत्वपूर्ण बात यही है कि स्वरूप कैसा होगा पता नहीं, लेकिन अगर खतरनाक स्थिति के लिए भी तैयार रहते हैं तो हम लड़ाई हर स्तर पर बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। और अभी ध्यान रखना है कि इस मास्क को हमने ठीक से लगाना है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ध्यान रखिए अपना और मास्क ज़रूर ठीक से लगाइए। डॉक्टर गुलेरिया, एक और महत्वपूर्ण बात जो अब आती है वो ये कि जैसा 2 बरस से लोग लगातार उनमें थकान भी आ रही है इस बात को लेकर कि भाई हम कब तक इस तरह से अपना जीवन जिएंगे, कब वही जो बात आप लोग कह रहे थे कि नॉर्मल लाइफ जो कोविड से पहले की ज़िंदगी थी, हमने इन 2 वर्षों में क्या समझा है? क्या मास्क से ही सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है या कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें ज़रूर करनी है? तो अगर हम देखें, हमने ये समझा है कि ये वायरस जो है एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ये सांस से ड्रॉपलेट एरोसोल से फैलता है। जी, तो अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ये इस वायरस के लिए नहीं, इन्फ्लुएंजा के लिए भी और रेस्पिरेटरी वायरसेस के लिए भी लागू रहता है, तो मास्क जो हम लगाएं, और स्पेशली अगर दोनों लोग मास्क लगा रखें, जो मान लो इन्फेक्शियस है और जो नॉर्मल पर्सन है पर जिसको इन्फेक्शन के चांस हैं, जी, तो वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में को फैलना की चांसेस कम है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर हाथ धोना जो है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, वही हमें अपनी आदत बनानी है कि हम रेगुलरली अपने हाथ धोएं। जी, और स्पेशली जब हम अंदर इंडोर एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे वेंटिलेशन ठीक ना हो,
तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क लगा के रखें। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हॉल के अंदर हैं तो हम मास्क निकाल सकते हैं, बाहर जाएं तभी मास्क डालेंगे, लेकिन अगर आप अंदर हैं और वहाँ वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे इन्फेक्शन का फैलने के चांसेस एक्चुअली ज़्यादा हैं। बाहर क्योंकि हवा रहती है, खुला है, तो वायरस इतना इन्फेक्शस नहीं होता, लेकिन अगर आप एक क्लोज्ड एरिया में जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है जी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चाहे आप किसी हॉल में हो, जैसे सिनेमा हॉल है, या किसी और एरिया में हो और वहाँ वेंटिलेशन अगर ठीक ना हो तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें थोड़ी सी इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट वेरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मास्क है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। जी। एक और बात यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, जो सरफेस को लेकर, जो फोमाइट्स को लेकर जो बात होती थी, उसमें कोई हमारी जानकारी बढ़ी है? ये इस पर स्पष्ट कुछ अभी तक कोई गाइडलाइन हमें लगता है कि दुनिया भर में कुछ अभी और स्पष्टता की आवश्यकता है। तो अगर हम सरफेस ट्रांसमिशन की बात करें जी। तो शुरू में जब ये वायरस नया आया था तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस था कि ड्रॉपलेट्स जो है वो सरफेस पे गिरते हैं जी, और आपको याद होगा तब लोगों ने, चाहे आपकी सब्जियां हो या और चीज़ें हो, न्यूज़पेपर हो, उसको बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करना शुरू किया था। अब जब जो हमारे पास नया डेटा आ रहा है और जो इन्फेक्शसनेस का डेटा आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि ऑल्दो दिस इज़ अ कॉज, दिस कैन बी अ कॉज ऑफ ट्रांसमिशन, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मास्क पहनना और अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज करना, और जैसे मैं कहा इंडोर इन्वायरमेंट में अपने आप को ध्यान से रखना। 2 गज की दूरी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी जो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर कम होता है। लेकिन जो हम एग्रेसिव नेचर पहले फॉलो कर रहे थे ऑफ एवरी हाफ एन आवर क्लीनिंग सर्फेसेज, डोर नॉब्स, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है, और इसलिए उस पर अब फोकस थोड़ा सा कम। सब्जियां भी साबुन से धो रहे थे, फल भी साबुन से धो रहे थे। सब्जियां, न्यूज़पेपर लोग नहीं पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। कुछ टाइम के लिए तो न्यूज़पेपर ही बंद हो गए लोगों ने पढ़ना, तो वो चीज़ें अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। जी। हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि वो फ़ोन नंबर नोट करें। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे आप, जो विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं उनसे प्रश्न करने के लिए, तो आप सीधे उनसे प्रश्न कर सकते हैं। वो फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर वो नंबर, दिल्ली का STD कोड 011 और स्टूडियो का नंबर है 23097532। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर मनोहर अगनानी, 2 वर्षों में अगर हम आगे की अब लड़ाई की अगर रूपरेखा बनाते हैं, एक आम जन, एक आम व्यक्ति अब अपने व्यवहार में और क्या परिवर्तन लाए, उसे और ऐसा क्या करना चाहिए उस वक्त तक के लिए कि जब तक जीवन उसी तरह से सामान्य नहीं हो जाता जैसे पहले था? तो बहुत सारी बातें तो दोहराऊंगा, ये जीवन पद्धति हो जानी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जीवन पद्धति इस स्वरूप में कि हम इस विशेष कोविड को भी छोड़ दें तो ये तो सच है कि हमारे देश की आबादी शहरों की तरफ बढ़ेगी, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, हम जो है शहरों में 50% तक आबादी हो जाएगी, तो ऐसे इन्फेक्शंस की संभावना अधिक रहेगी। और उसको यदि कोविड के संदर्भ के साथ जोड़ दिया जाए तो हम क्या व्यवहार कर रहे हैं? हम वही तो व्यवहार कर रहे हैं जो अपेक्षित है। हम यही तो कह रहे हैं कि मास्क पहनिए। मास्क पहन के हम यही तो मैसेज देना चाहते हैं कि यदि किसी को संक्रमण है तो उसके संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति को संक्रमण की संभावना कम करें। हम यही तो कह रहे हैं कि आप अपने हाथ को धोइए। उससे हम ये मैसेज दे रहे हैं कि यदि आपके हाथ सही हैं तो उसको, यदि आप अपनी आँख को, नाक को, मुंह को छूने, स्पर्श भी करते हैं तो उस माध्यम से संक्रमण शरीर में जाके और रोग होने की संभावना कम होगी। तो ये तो एक अपेक्षित व्यवहार है, और ये व्यवहार जितना हम अपने जीवन पद्धति में लाएंगे, इसको जीवन प्रक्रिया का अंग बनाएंगे, तो न सिर्फ कोविड बल्कि हम दूसरी बीमारियों से भी अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्टता, शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जीवनचर्या का अंग होना चाहिए। इसको हमें लगाना है, कब लगाना है, कब उतारना है, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। इसे हमें जीवन पद्धति का हिस्सा बनाना है और उस कंफर्ट तक ले जाना है जहाँ पे ये हमें एक अनिवार्य, आवश्यक बाध्यता न लगे, इसको हम जीवन शैली का अंग बना सके। वो व्यवहार करना पड़ेगा। चाहे डिस्टेंसिंग की भी बात हो तो उसमें भी ये बात लागू होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर पॉल, इसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अब
तक तो हमने ये किया कि लॉकडाउन्स भी हुए और स्कूल्स भी बंद हैं, कॉलेज भी बंद और इस तरह की चीज़ें हुई, बाज़ार भी। क्या आने वाले दिनों के लिए अब हम जिस तरह से हमने इतनी वेव्स देख ली, अब क्या आपकी राय है, हमारा तरीक़ा क्या होना चाहिए? बच्चे कब तक स्कूलों से, कॉलेजेस से दूर रह सकते हैं? लोग बाकी और चीज़ें भी करें लेकिन उसमें ख्याल भी रखें, क्या कहना चाहेंगे? इसको जो एक्टिविटीज़, कामों की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा अलग अलग करके देखें तो आसान हो जाएगा। अगर हम स्कूलों की बात करें तो आज बिल्कुल ओवरऑल सिचुएशन, कुछ ज़िलों का, स्टेट का, जैसे मैंने कहा, वहाँ नहीं, थोड़ा वेट कर सकते। जनरल अब टाइम आ गया कि हमारे स्कूल खुल जाएं। अडल्ट्स और टीचर्स, सारा स्टाफ प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, वो संक्रमण फैला नहीं सकते काफ़ी हद तक। बच्चे भी कवर हो गए हैं और ये कभी भी कंडीशन नहीं थी कि वैक्सीनेशन के बिना बच्चों को स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते। वो एडिशनल लेयर माना गया है क्योंकि उनमें संक्रमण माइल्ड होता है और सेफ होता है। तो स्कूलों की तरफ बढ़ना, शिक्षा संस्थाएं, कॉलेजेस, लगभग एक वक्त आ गया है कि ये हम खोल दिया जाए और उसकी गाइडलाइन के मुताबिक खोला जाए। जनरल स्टेटमेंट एक चीज़ होगी लेकिन एक गाइडलाइंस है, उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के स्पेसिफिक बिंदु चिन्हित किए गए हैं। ये कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ लेड आउट है जी। और ये फैमिलीज़ के साथ मिलके, लोकल लेवल पे शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर इसको करना चाहिए। ये तो बिल्कुल टाइम आ चुका है। इसी प्रकार जैसे जैसे एक जगह पे पॉजिटिविटी रेट कम हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि संक्रमण किस लेवल पे चला हुआ है जी। इसी प्रकार बाकी काम जो है इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी तरह पहले नज़र डाल के उसको काम करिए। जैसे कि दफ्तरों की सेवाएं हैं, चाहे रेवेन्यू ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वो काम होना चाहिए क्योंकि जनता की सेवाएं वहाँ पे हैं। तो उसको बियॉन्ड अ पॉइंट अब कोई वजह नहीं बनती है, लेकिन फैसला अगेन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होना चाहिए। इसी प्रकार प्रिकॉशंस लेते हुए हम रेस्टोरेंट और मार्केट्स, इनको भी हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ जो एक्टिविटी होगी उसको उसके SOP से जोड़ते हुए धीरे धीरे, मैं कहूँगा डायरेक्शन क्लियर होगा। जैसे इन्होंने कहा कि मैं आशावादी हूँ, आशावाद को सामने रखते हुए, साहब ने कहा ना, मैंने भी कहा ऑप्टिमिज्म, उसको सामने रखते हुए अब धीरे धीरे, पर सेक्टर बाय सेक्टर, एक्टिविटी बाय एक्टिविटी हमें आगे बढ़ना चाहिए। ट्रांसपोर्ट जैसे है, खुली बस में ठीक है, अब कोई खास कंसर्न नहीं है अगर हमने मास्क पहना हुआ है, राइट। इस प्रकार से 1 by 1 चीज़ों को देखना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री खुलनी चाहिए धीरे धीरे। एग्रीकल्चर तो हमेशा से ही ठीक चलता रहा था जी। तो ये 1 by 1 लेना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट ये है कि हम इस पॉइंट पे हैं आज ओवरऑल सिचुएशन में, और इस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं और वैक्सीन लग चुका है। ये सबको इकट्ठा करते हुए हमें नॉर्मल लाइफ की तरफ स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस एंड गाइडेंस हमें आगे आना चाहिए। एक बहुत छोटी सी टिप्पणी हम ज़रूर चाहेंगे डॉक्टर पॉल कि अब तरीके भी थोड़े से क्या बदलने की आवश्यकता है। कई लोगों का ये प्रश्न भी रहा कि नाइट कर्फ्यू से क्या लाभ होता है, या एक व्यक्ति जब गाड़ी में बैठता है तो उसे अकेला अगर गाड़ी में बैठा हुआ, उसे मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है, या दुकान एक दिन खुलेगी एक दिन नहीं खुलेगी। तो जिस व्यक्ति की दुकान एक दिन के बाद खुलेगी उस दिन, अगर लॉजिकली देखा जाए तो उस दिन ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि लोगों को मालूम रहता है ये तो दुकान आज ही खुलेगी, कल तो बंद रहेगी। क्या हमें कुछ नई सोच की भी, नए तरीकों की ज़रूरत भी है? इनके एग्जाम्पल को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ तो क्लियर हो जाता है कि थिंकिंग क्या होनी चाहिए। ये कभी भी नहीं कहा गया था कि मास्क एक बंद गाड़ी में अकेले में आप ट्रैवल करें, उसको हम पब्लिक प्लेस नहीं मानते। जो हमारी गाइडलाइन थी वो ये कहती थी कि पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना चाहिए। वो थोड़ा इंटरप्रिटेशन का इशू है, लेकिन खराबी भी कोई नहीं है एक तरह से सोचा जाए। इसको इतना बड़ा इशू भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली रुक जाते हो, कोई बात करना चाहता है, और साहब ने कहा कि आदत की बात, और आदत की बात है, ये भी बात है। तो इसमें इतना इशू नहीं बना, बैलेंस देखना चाहिए, लेकिन कभी ये गाइडलाइन नहीं थी। दूसरी बात, आपने
ये कही कि जैसे कि वो लोग पूछते नाइट कर्फ्यू का नाइट कर्फ्यू, मैं बताता हूँ उसका क्या इस्तेमाल है। जी। ये सोच के कहा गया था, जी। ये जो आइटम रखी गई नाइट कर्फ्यू की, उसको सोच के रखा गया था कि ये भी एक प्रावधान है किसी स्टेज पे आगे लाने के लिए। उसकी वजह ये है बताइए कि डे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी प्रोटेक्ट हो गई। अब ऐसी सिचुएशन है कि संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया, ठीक जी। है, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जाना शुरू हो गया है हाँ हाँ और बढ़ रहा है और कंसर्न है। अब उस सिचुएशन में देखिए, सारा बंद नहीं करना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिल की बंद रहें, लेकिन जब शाम को घर जल्दी जाने के लिए चेष्टा होगी अच्छा। तो रहता है कि भाई कंसर्न है, थोड़ा सा सावधानी आनी चाहिए, तो एक मैसेज भी करता है और उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली मिनिमल है। जी। और मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे सतर्कता आती है, सिस्टम में भी सतर्कता आती है, व्यक्ति में, समूह में, फैमिली में भी आती कि है। बिना तो जरूरत के बाहर नहीं जाना। हाँ, एक बन गया कि फालतू में मत जाइए, घर पहुंच जाइए, अभी माहौल ऐसा नहीं है। हाँ। और ये भी बात पक्की है कि देखिए उस टाइम पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाना खाते हो, मास्क उतारते हो, वो साइंस भी है उसके पीछे। तो साइंस भी है, साइंस का तर्क भी है जी। और सेंटिमेंट भी है और सतर्कता के लिए एक मैसेज भी है एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ठीक है। इम्पैक्ट। और सुरक्षा की दृष्टि से तो है ही आवश्यक। फिलहाल कोलकाता से हमारे एक दर्शक सौरभ हैं टेलीफोन लाइन पर। सौरभ जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप, पूछ सकते हैं सवाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सौरभ जी। मैं सौरभ पारक कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी। सर, मेरा प्रश्न है, ओमिक्रॉन इन्फेक्शन होने के कितने समय के उपरांत प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं? थैंक यू। डॉक्टर गुलेरिया, क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो गाइडलाइंस हैं, और ये गाइडलाइंस पहले से हैं कि अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, ओमिक्रॉन हुआ है और आपको वायरस वैक्सीन लगाना है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि आप 3 महीने वेट कीजिए और 3 महीने के बाद अपना प्रिकॉशनरी डोज लगा सकते हैं। जी। डॉक्टर गुलेरिया, एक और बात जो हम आपसे समझना चाहेंगे, जो डॉक्टर पॉल ने जो बात कही कि किस तरह से आने वाले दिनों के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो डॉक्टर अगनानी कह रहे हैं कि अब तो ये हमारी आदत ही हो जाना चाहिए इस तरह से। अगर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करते हो, ख़ास तौर पर अगर हम अस्पतालों की बात करें, कोविड के अलावा जो हमने बीच में भी देखा था कि बहुत से लोग जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं, वो इस दौरान उन्होंने बहुत सफ़र किया है, उनके लिए क्या किया जा रहा है या हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? तो ये बात सही है कि कोविड के कारण जो हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज नॉन कोविड केयर को हुआ है, और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मान लो आर्थराइटिस है और प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल अपना इलाज नहीं कर पाए या सर्जरी करनी तो सर्जरी नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में कोविड केयर पे ज़्यादा फोकस था और दूसरा पेशेंट्स में भी डर था कि हॉस्पिटल में जाके कहीं उनको कोविड ना हो जाए। कुछ हद तक तो शुरू में जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो एक गाइडलाइंस आई गई और टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन शुरू किया गया, जो कोविड पेशेंट्स के लिए भी था जो होम आइसोलेशन पे हैं, और नॉन कोविड पेशेंट्स को भी घर पे कंसल्ट किया गया, उनकी दवाई जो है वो रेगुलेट की जाए, चाहे डायबिटीज़ की दवाई हो, चाहे हाइपरटेंशन की दवाई हो। लेकिन साथ साथ ये भी है कि सारे पेशेंट जो हैं वो टेली कंसल्टेशन के थ्रू नहीं देखे जा सकते, और जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनको तो हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब कई हद तक जब भी केसेस कम होते हैं एंड वी मूव फ्रॉम अ फेज कि हमारे अब केसेस कम हैं, फोकस शिफ्ट्स टू मोर एंड मोर ऑफ नॉन कोविड केयर, और इस पे फिर हम ज़्यादा जोर देते हैं कि अब हम अपनी सर्विसेज उस तरह से चलाएं कि जो पेशेंट्स बैकलॉग है उसको हम पूरा कर पाएँ। लेकिन ये बात सही है कि कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे नॉन कोविड केयर जो है वो मतलब पिछले 2 साल से लोग सफ़र कर रहा है, कई पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे, सर्जरी नहीं हो पा रही, और इसलिए हमें इस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जैसे हम कह रहे हैं कि वी विल हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कोविड विल ऑलवेज बी देयर, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ जो नॉर्मल लाइफ है, जो हम नॉर्मल लाइफ की तरफ आना चाह रहे हैं जी, उसमें जो नॉन कोविड केयर है दैट शुड ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दैट। तो वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड गुड नॉन कोविड केयर ऑल्सो। जी। और हमारे एक दर्शक राजस्थान से राघवेंद्र हैं टेलीफोन लाइन पर। राघवेंद्र जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। राघवेंद्र जी, अपने टेलीविजन सेट की आवाज कम करिए और सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप सवाल पूछिए राघवेंद्र जी।
डॉक्टर साहब, मैं 18 साल के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। जी। अगर बच्चे को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, एलर्जी, जी, तो वो क्या वैक्सीन लगवा सकता है? जी, डॉक्टर गुलेरिया। अगर आपको कोई भी एलर्जी हो, चाहे वो एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, जो नाक की एलर्जी है, या दमे की शिकायत हो, आप वैक्सीन लगा सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, आपकी ट्रीटमेंट जो है वो ठीक, आपकी कंडीशन स्टेबल हो, और वहाँ पे वैक्सीनेशन साइट पे भी आप बता सकते हैं, जिससे वो आपको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन ये कोई वैक्सीन नहीं लगाने की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वैक्सीन आपको ज़रूर लगानी चाहिए। जी, डॉक्टर अगनानी, यही बात कि इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन है भारत का टीकाकरण में, और लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो झिझकते हैं, अभी भी हिचक है उनके मन में, और कुछ न कुछ लोगों के मन में बहाने भी हैं कि तब लगवा लेंगे या कुछ और देख लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए हर घर दस्तक जो कार्यक्रम है उससे भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्या स्थिति है इस समय, और हमें क्या लगता है कि जो लोग छूट गए हैं अभी, या जिन्होंने सिर्फ एक डोज ली है, उन तक हम कब तक पहुंचेंगे? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ आम दर्शकों के लिए भी, क्योंकि ये सिर्फ कोविड टीकाकरण की बात नहीं है, सभी टीकाकरण पे लगता है। तो हमारी व्यवस्था में पूरा कोशिश ये रहती है कि जिस भी बच्चे को, गर्भवती को जो टीके लगना है वो लगे, लेकिन हमारा अनुभव ये रहता था कि कुछ लोग फिर भी छूट जाते थे। तो हमारे देश में एक परिकल्पना हुई मिशन इंद्रधनुष के नाम से। जी। तो वहाँ सोच ये हुई कि हम जो बच्चे छूट गए उसका कारण जानने की कोशिश करें कि वो क्यों छूटे, और उस कारण के साथ साथ हम उन तक पहुँचने की भी कोशिश करें। तो ये जो दोनों किस्म का प्रयास था, उनको ढूंढें, लाइन लिस्टिंग करें, उनके घर पे दस्तक दें और उनको टीकाकरण। तो उससे हमने देखा कि जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, उसमें जो बच्चे छूट जाते थे उनको हमने कवर किया, और यही परिकल्पना को हमने जो है हर घर दस्तक का स्वरूप दिया कोविड टीकाकरण में। तो हो सकता है कि मेरे घर में कोई बुजुर्ग हो, वो टीकाकरण केंद्र पे नहीं जा सकते। हो सकता है कि मेरी वैक्सीन के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हों, मेरे कुछ मिसकंसेप्शंस हों, मैं कुछ समझना चाहता हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। उन कुछ क्षेत्रों में हमारे परंपरागत रूप से वैक्सीन हेजिटेंसी रहती है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि टीका लाभ नहीं करता या उनकी भ्रांतियाँ हैं। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान भी हो और हम उन तक पहुँचे भी, इस उद्देश्य को रखते हुए हमने नवंबर में हर घर दस्तक अभियान किया, और हमारा फोकस यही था कि जो 18 साल से ज़्यादा के लोग रह गए हैं, जिन्होंने एक भी टीका का डोज नहीं लगवाया, उनको ढूंढें, उनसे पूछें, जानने की कोशिश करें, उनको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और वो टीका भी लगाएं। उसके बहुत उत्साहजनक परिणाम हुए। फिर दूसरा, तो हमने उस जो पहले डोज की जो कवरेज थी उसको कवर किया। आज हम 96% तक 18 प्लस आबादी को टीका लगा चुके हैं। उसका दूसरा एस्पेक्ट ये था कि दूसरा डोज भी लगाना है, ये भी ज़रूरी है। कुछ लोगों की समझ ये बन रही थी कि एक डोज से पर्याप्त सुरक्षा मिल गई, कुछ लोग भूल गए कब लगाना है, कुछ लोगों को ये क्लैरिटी नहीं थी कि इन्फेक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है, जैसा अभी एक प्रश्न भी हुआ। तो हमने उन लोगों को भी, जो कोविन हमारा एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, ये सारी जानकारी देता है, उन लोगों के घर पे भी दस्तक की कि अब आपका दूसरा डोज है, इतना ओवरड्यू हो गया है, तो आप उसको लगाइए। पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे और उसको टीकाकरण, यदि उसकी कोई आवश्यकता है तो उसको पूर्ण करते हुए हम करें। तो ये उद्देश्य अपने आप में सफल हुआ है और ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। इसको हम जारी रखा है और जारी रखते रहेंगे जब तक हम किसी भी किस्म की भ्रांतियाँ उसको एड्रेस न कर लें। जी डॉक्टर पॉल, टीकाकरण में एक बात जो दुनिया भर में जो कही गई कि टीका लगने के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फिर कुछ समय के बाद वो गिरने लगती हैं, और फिर बूस्टर की बात और तमाम बातें, और अब तो हमारे देश में भी बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज अब तो लगना शुरू हो गया है। क्या आने वाले समय में, क्योंकि जब तक ये तय ना हो जाए कि ये बीमारी ख़त्म हो रही है, तब तक तो फिर बूस्टर धीरे धीरे उसका दायरा भी बढ़ेगा, और जिस तरह से ये जो स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं, इस तरफ हम क्या सोच रहे हैं? ये बात सही है कि बहुत सारे वैक्सीन, हर एक वैक्सीन नहीं, बहुत सारे वैक्सीन, और फ्लू वैक्सीन एक एग्जांपल है, दोबारा देना पड़ सकता है।
क्योंकि उसकी इम्यूनिटी नीचे आ जाती है, ये फैक्ट है। लेकिन कई वैक्सीन में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी रहती है, ऐसे वैक्सीन भी हैं। खसरे का वैक्सीन है, वो 2 डोज जब पूरी हो गई तो पहले तो 1 पे ही चला रहे थे, फिर एक और डोज हम दे रहे हैं सेकंड ईयर में भी, उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है मीजल्स के लिए। अच्छा, तो ये हाँ बिल्कुल, तो बीमारी के ऊपर या वायरस के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये सही है कि शायद कोरोना में भी हम देख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा में तो बिल्कुल देखते हैं कि प्रोटेक्शन जो है वो गिर जाती है। लेकिन जैसे मैंने बीच में कहा था, कोरोना वायरस के बारे में हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि एंटीबॉडी गिरती है, लेकिन टी सेल जो ताकत है जी, वो और लास्ट करती है, आगे तक लास्ट करती है। ये भी याद रहे कि वैक्सीन अभी आए हुए अभी 1.25 साल हुआ है जी, उससे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस किसी को है ही नहीं कि 1.25 साल के बाद क्या होना है। इनको कुल मिला के हमें ये लेके चलना चाहिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल डोज आफ्टर द प्राइमरी फुल कोर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मान लीजिए, किसी स्टेज पे देने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कब दें, किस वैक्सीन में किस स्टेज पे दें, कितनी बारी दें, ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है। ठीक है। और इसके ऊपर देश के जो टीम्स इस पे काम करती हैं, हमारी साइंटिस्ट, टॉप साइंटिस्ट जो हैं, वो इसके ऊपर अपने अपने ग्रुप में, कमिटीज़ में इसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखा हुआ है। उसी के बेस के ठीक है। ये प्रिकॉशनरी डोज को लेके आए, जब भारत सरकार लेके आई, डॉक्टर अगनानी की टीम ने आगे उसको बढ़ाया, उसका बेसिस भी यही था कि हाँ प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि 9 मंथ्स हो गए हैं, हेल्थ केयर वर्कर हो तो लगता है कि ये ज़रूरत है आपके पास, लेकिन क्या सबको दें, कब दें, जी, ये सारे मामले आई एश्योर यू, और सबको एश्योर करना चाहूँगा जी, कि हम इस चीज़ को, हमारी टीम्स रोज़ सोचती हैं, रोज़ नई डेटा आती है, ठीक, अपना डेटा आता है, हमारा एक्सपीरियंस हमें पता चलता है, साइंस का डेटा आता है, हर वैक्सीन की पद्धति अलग है। इसको ओवर द बोर्ड जाके हमें नहीं लेना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन लगा, वो एक तरह से ऊपर जाता है, जल्दी नीचे आता है उसकी प्रोटेक्शन। मुकाबला नहीं करिए, हैव फेथ। ठीक है। हम इस काम में लगे हुए हैं जी। और पूरी समझदारी के साथ इसके फैसले, टाइमली फैसले लिए जाएंगे और इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। वी आर एट इट। जल्दी से आप तीनों से फाइनल कमेंट्स लेंगे, उससे पहले डॉक्टर गुलेरिया बहुत संक्षिप्त में हम ये चाहेंगे, नेजल वैक्सीन की बात हो रही थी और चीज़ों की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इस तरह की जो खबरें हैं, आने वाले कुछ महीनों में क्या हम इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू या इस तरह की कोई नई चीज़ हम देखेंगे? तो काफ़ी रिसर्च हो रही है, और चाहे हम नेज़ल वैक्सीन की बात करें, क्योंकि वो म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देती है, तो उसका थोड़ा सा इम्यून रिस्पांस बेटर रहता है और इजी देने में भी आसानी है, या और वैक्सीन जो हैं, प्लेटफॉर्म जो हैं, उनकी बात करें तो वैक्सीन रिसर्च तो बहुत आगे चल रही है और हमारे देश में भी बहुत रिसर्च हो रही है। और मेरा ये मानना है कि वी विल एक्चुअली लुक एट न्यू जनरेशन वैक्सीन्स विच कुड कवर फॉर मोर स्ट्रेन्स एंड फ्यूचर स्ट्रेन्स ऑल्सो। और हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि हम एक यूनिवर्सल कोरोना वायरस वैक्सीन बना पाएँ कि कोई भी वेरिएंट आए तो ये वैक्सीन हमें उससे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो इस पर रिसर्च बहुत चली हुई है। डॉक्टर पॉल, ये खबर इस साल आ सकती है? इसके ऊपर सब लगे हुए हैं। अच्छा, नेजल वैक्सीन फाइनल स्टेजेस में है फॉर एग्जांपल जी, और लेकिन इस लड़ाई में जी। ये साइंस से ही बिल्कुल ठीक बात, देश जीतेगा, जी। साइंस से ही विश्व जीतेगा। एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा टुवर्ड द एंड कि अभी भी परिवारों को ये ख्याल रखना कि आपके जो वृद्ध हैं उनको बचा के रखें। उनको अगर टीका नहीं लगा, वो जो प्रिकॉशनरी डोज अलाउड है जी, अबव 60 विद कोमॉर्बिडिटीज प्लीज़ लगवाइए। उनकी प्रोटेक्शन, उनके अराउंड एक प्रोटेक्शन का कवर रखिए। घर जी। के अंदर है, हम ही लोग लेके आएंगे, जी, बच्चे लेके आएंगे, वयस्क लेके आएंगे, वो प्रिकॉशन हमेशा ही हमारे काम आएगी कि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हमारी पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो जनरल इम्यूनिटी बूस्टिंग के आयुष के प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, जी, उनको भी अपनाइए। वो एक जनरल तरीके से सेहत को ठीक रखते हैं, वो अपनी जगह उनकी जो रोल है उसको अपनाइए। लोग वैसे भी अपनाते हैं। आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। अब आप तीनों से 30-30 सेकंड में जो हालात हैं अभी, ओमिक्रॉन का पीक जैसा लग रहा है कि वो गुजर गया है, और आने वाले दिन इन सब को देखते हुए
क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अगनानी, आपसे शुरू करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो सीखा है उसको अपनाइए और इसको जारी रखिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जीवन शैली का अंग बनाइए और कोशिश करिए कि भीड़ में जो बचाव के तरीके हैं उनको अपनाइए। जी। टीकाकरण ये हो, कोविड का हो या दूसरा हो, उन सभी को अपनाइए और जीवन शैली को इस तरीके से बनाइए कि हमें ये नॉर्मलसी की तरफ ले जाएं कि हम कोविड से डिफरेंट हो गए। अच्छा। और हमने वो जीवन शैली अपना ली कि हम इसके साथ भी रह सकते हैं अगर ये है तो, ठीक, और अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया। मैं यही कहूँगा कि अभी पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ है और इसलिए हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है और हमारे जो 2 वेपन्स हमारे पास हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, उसका हमें पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बना पाएंगे, लोगों की जान भी बचा पाएंगे और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होंगी और इस पैंडमिक से हम आस्ता आस्ता निकल पाएंगे। डॉक्टर वी के पॉल। मैं कहूँगा कि पहले तो पूरी तरह से डॉक्टर अगनानी और डॉक्टर गुलेरिया से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इस सोशल वैक्सीन को और असली वैक्सीन को जी पूरी तरह से अपनाना है। दूसरा है साइंस की जर्नी, विज्ञान की जर्नी में हमारा साथ दीजिए। विज्ञान के बेस के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस देती है, जी, विनती करती है, उसको अपनाइए। हमारा देश इसमें बहुत स्ट्रांग है, हैव फेथ, हम जीतेंगे। डॉक्टर वी के पॉल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर मनोहर अगनानी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। और चलते चलते हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, जो बार बार हमारे विशेषज्ञों ने बात कही है, कि विज्ञान के ज़रिए हमें नई चीज़ें सीखनी हैं और उस पर आधारित जो तथ्य होंगे उस पर फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल अभी हमारी लड़ाई जारी है। हम चलते चलते साहिर लुधियानवी के शेर के साथ ही बात ख़त्म करना चाहेंगे कि 1000 बर्क गिरे, बर्क बिजली, 1000 बर्क गिरे, लाखों आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी रुकती नहीं। हम ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो हमें करना है। अपना ख्याल रखिए। अगली बार आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।